So good evening, everyone. So, whatever we have discussed in the previous classes, सबने रिवाइज कर लिया? अच्छा, एक क्लास के बिगनिंग में एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमने डिस्कस किया क्लास में एंड 80-90% बच्चों को समझ आ गया, मे बी 10%, 2-4-5 बच्चे हो सकते हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क द डाउट। मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे, कई बार होता है कि ज्यादातर बच्चों को चीज समझ में आए, कई बार कोई चीज स्ट्राइक नहीं करती, कई बार होता है कि ऐसा मुश्किल नहीं है बट मे बी पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो कई बार उसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे, कुछ और एग्जाम्पल देके बताएंगे। कोशिश कीजिए कि डाउट क्लास में पूछिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं मैं क्लास में भी कंफर्टेबल हूं, तो क्लास के बाद भी आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इंकरेज करता हूं क्लास के बीच में आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली आपका ही फायदा है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आप क्लास के बाद आएंगे तो मैं आपको कोई डांटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कंफर्टेबल शुरू में नहीं है तो आप आगे पूछिए, जब कंफर्ट आ जाए तो आप क्लास के बीच में पूछिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मैंने डाउट नंबर भी शेयर किया था लास्ट क्लास में, एंड अगर आप एक बच्चे ने एक डाउट पूछा भी था, उसने कुछ लिख के दिया था और उसको मैंने बताया था उसमें क्या कुछ करेक्शंस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो कंफर्टेबल देखिए, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर नहीं करें, कई बार क्या होता है मैंने अपनी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने बता दिया और लेट से क्लास में जितने बच्चे उसमें 2-4 बच्चों को बाकी सबको क्लियर हो गई, समझ आ गई, दिया कंफर्टेबल, लेकिन हो सकता है 2 बच्चे ऐसे होते जिनको कोई पॉइंट समझ नहीं आया और वो पूछ नहीं रहे। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं, देखिए क्या होता है मेजोरिटी ऑफ द क्लास को कोई बात समझ नहीं आए तो देर आई कैन से कहीं ना कहीं मैं ठीक से कुछ डिलीवर नहीं कर पाया, मुझे उसे दोबारा बताने की जरूरत है। बट अगर क्लास में 90% ज्यादा बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये है कि सब उस बच्चे को कोई पॉइंट स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आप अलग से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नंबर है, आप ये नहीं कि डाउट पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप ही करना, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप टाइम लेके कॉल करके भी बात कर सकते हैं, हर तरीके से आपको कंफर्ट देना मेरा काम है। लेकिन डाउट्स अपने पास रखे रहेंगे तो आप कभी भी आपको कंफर्ट नहीं आया क्लास में, तो बी कंफर्टेबल एंड हर तरीके से मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। सो एक बार फटाफट वट एवर वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, फटाफट 5 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। हमने बिजनेस लॉ जो हमारा जो सब्जेक्ट मेरा है, बिजनेस लॉ के अंदर मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज द कंपनी लॉ, एंड उसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। एंड मैंने बताया था कंपनी लॉ जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ। This law, what does it do? It regulates the company form of business. इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी बिजनेस, चाहे वो गुड्स का बिजनेस हो या सर्विसेज का, गुड्स में एनी गुड्स, सर्विसेज में एनी सर्विसेज, अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, गुड्स में एनी काइंड ऑफ गुड्स, सर्विस में एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, अगर कंपनी फॉर्म में हो रहा है, यू नो दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या, जैसे पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अनदर फॉर्म, ऐसे कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो व्हेनेवर एनी बिजनेस इज डन इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, इससे कोई मतलब नहीं कि सब वो बिजनेस गुड्स का है या सर्विसेज का है, किस गुड्स का है या किस सर्विस से मतलब नहीं। द ओनली थिंग यू हैव टू चेक दैट कंपनी फॉर्म में हो रहा है, दैट्स वन शुड बी वेरी क्लियर दैट उस पे कंपनी लॉ उसके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट कौन सा लॉ करेगा, कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। एंड हर एस्पेक्ट रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि साहब कंपनी पहले बात बनेगी कैसे, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, फिर कंपनी के डायरेक्टर्स, मेंबर्स, उनकी मीटिंग्स, उनके राइट्स, लाइबिलिटी, पावर्स, सो मेनी, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी को अगर बंद करना है दैट इज वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ये सारी बातें कहां किस लॉ में दे रखी हैं, कंपनी लॉ में दे रखी। इज दैट क्लियर, इज दैट ओके विद एवरीवन। फिर हमने डिस्कस किया था कंपनीज एक्ट 2013, इट्स अ बिग एक्ट, इसके अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स में पूरा एक्ट डिवाइडेड है, और उनमें क्या है सेक्शंस, टोटल कितने सेक्शंस हैं, 470, कितने सेक्शंस हैं, 470, टोटल 29 चैप्टर कंटेनिंग हाउ मेनी सेक्शन, 470 सेक्शन। और आफ्टर दिस 29 चैप्टर कंटेनिंग 470 सेक्शन वी हैव 7 शेड्यूल्स, क्या है, 7 शेड्यूल्स हैं, उसके बाद क्या है, 7 शेड्यूल्स है। इज दैट क्लियर।
अजय एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में रफली पहले के सिर्फ 10 सेक्शन है। 470 सुन के घबराहट हो जाती है, इतने सेक्शंस पढ़ने आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओनली कंपनी लॉ सिर्फ टच किया है, सिर्फ टच किया, थोड़ा सा पोर्शन है। एंड आपको अभी सुना होगा, मे बी यू हैव हर्ड कि नया सिलेबस प्रपोज हो गया है। प्रपोज अभी फाइनल नहीं हुआ है, प्रपोज हो गया, ठीक है। एंड नए सिलेबस में कंपनी लॉ को फाउंडेशन हटा के पूरा इंटर में डालना है, ठीक है। और फाउंडेशन का ये नहीं, एक्चुअली फाउंडेशन में अभी जो 60 मार्क्स का लॉ है पूरा 100 नंबर का लॉ हो जाएगा। न्यूज अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। उसमें कुछ ये रीअलाइन किए, ठीक है। तो ये कंपनी लॉ सिर्फ टच किया, 10 सेक्शंस हैं, एक आपको एक ब्रॉड आइडिया है, ठीक है। डिटेलिंग्स आप इंटर में पढ़ेंगे, इंटर में फिर आपको आएगा, फिर फाइनल में भी आएगा। लेकिन बाय द टाइम हो सकता है कि आप इंटर में जाएं, तब तक हो सकता है नया सिलेबस आ जाए, तो उसमें पूरा कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट आपका लॉ 100 नंबर का पेपर इंटर में आ जाएगा, न्यू सिलेबस में। अगर आप न्यू सिलेबस में इंटर देते, मेरे हिसाब से जब तक आपका इंटर ड्यू होगा, क्योंकि May 23 आपका फाउंडेशन है, तो May 24 आपका इंटर होगा। अगर आप May 23 में पास, तो आपका May 24 आपका इंटर होगा। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है उस समय तक आपका न्यू सिलेबस, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपका न्यू सिलेबस आ चुका होगा। एनीवे वो तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो आपके 470 सेक्शन से घबराहट नहीं लेनी, आपको सिर्फ आपके 10 एक शुरू कह सकते हैं कि सब कंपनी लोग सिर्फ आपको बेसिक चीजें टच की है, ज्यादा डिटेल्स आपके नहीं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बताना था, 29 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में क्या है? सेक्शंस। अच्छा, सेक्शंस में जो लॉ है वो लॉ कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये एक्ट बनाया किसने? कंपनी एक्ट बनाया किसने? भूल गए? पार्लियामेंट ने, क्योंकि यूनियन लिस्ट मैटर पे है, ठीक है। और इसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? होल ऑफ इंडिया। क्योंकि यूनियन लिस्ट मैटर पे जो लॉ बनते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? ऑन होल ऑफ इंडिया, ऑन होल ऑफ इंडिया। इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। रीजन बीइंग, एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दैट यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया है, इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक्ट में क्या है? एक्ट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे लिखा हुआ साहब, कंपनी को यह काम करना विद इन सच टाइम पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। इसका क्या मतलब है? कि टाइम पीरियड दे रखा वहां पे, क्या लिखा? विद इन सच टाइम पीरियड। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंपनी हैज टू डू दिस विद इन सच टाइम पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने एक्चुअली ऐसा लिख के गवर्नमेंट को पावर दे दे कि आप प्रिस्क्राइब करना। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बेटा पार्लियामेंट। फिर गड़बड़ करने लगे, वो सेंट्रल लेजिस्लेचर था। ध्यान से सुनना है, ठीक है। लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक। देखिए, थोड़ा ध्यान, आपके लिए लॉ एक नया सब्जेक्ट है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपने पहली क्लास से ही 12वीं क्लास तक सब मैथमेटिक्स पढ़े, अकाउंट्स 11 12 में पढ़ा है, बट लॉ इज समथिंग न्यू फॉर यू। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, और बहुत, मैंने बोला आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, थोड़ा नया है लेकिन तरीके। और मैं ये मान के चलूंगा आपको पहले से कुछ नहीं आता लॉ में, मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रीजन भी आप अगर ध्यान से, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, लास्ट क्लास में मैंने बताया, कंपनी लॉ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बताया था ना, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए। एक्चुअली एक्ट में जहां जहां लिखा होगा ये चीज वो होगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली पार्लियामेंट, लिखा किसने एक्ट में? एक्ट बनाया किसने? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जहां जहां लिखा हुआ है एक्ट में, इसका मतलब पार्लियामेंट ने ऐसा लिख के इसको पावर दिए सेंटर को, आप प्रिस्क्राइब करना। तो एमसीए ने प्रिस्क्राइब करने के लिए रूल्स बनाए। क्या बनाए? रूल्स। क्या बनाए? रूल्स। और चैप्टर वाइज रूल्स हैं। चैप्टर वाइज क्या है? रूल्स हैं। चैप्टर 1 के रूल्स हैं, चैप्टर 2 के रूल्स, ऐसे करके आपके रूल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉ के अगर कंप्लीट की बात करें तो खाली एक्ट है या एक्ट प्लस रूल्स है? एक्ट प्लस रूल्स है। तो अगर हम बोले, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, और भी बहुत एस्पेक्ट हैं लॉ का, मतलब एक्ट प्लस रूल्स, आपके लिए इतना ही, प्लस और भी बहुत कुछ होता है, बट आपके काम की नहीं है। ज्यादा डिटेलिंग करने से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसका तो अब बताइए, लॉ वाइडर है, एक्ट वाइडर है? लॉ इज वाइडर, एक्ट प्लस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर बोले लॉ बहुत सारी चीज को मिलके बनता है, एक्ट प्लस रूल्स, कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, बट वो सब आपके काम के नहीं इस लेवल पे, ठीक है।
रेगुलेशन। अच्छा, जो कोर्ट के डिसाइडेड केसेस होते हैं क्या अभी लॉ बन जाता है? जो डिफरेंट मान ली सुप्रीम कोर्ट की किसी मैटर पे कोई डिसीजन है, क्या वो एक लॉ का तरह हो जाता है? वी हैव टू फॉलो इट, ये सुनो। तो क्या डिसाइडेड केस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ? लॉ इज अ वाइडर टर्म। तो उसमें सबसे एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस डिसाइडेड केसेस एंड सो ऑन, और भी चीजें होती हैं, ठीक है? ये सब मिला के लॉ बनता है। तो लॉ इज वाइडर और एक्ट इज वाइडर? लॉ इज वाइडर। लेकिन एक चीज बताइए, एक्ट में ही पावर दे रखी है टू मेक दिस, ये सुनो। और इन सब को मिला के जो कोर्ट डिसीजन देता है डिसाइड, इसका तो अल्टीमेटली ओरिजिन सबका कहां से हो रहा है? एक्ट से हो रहा है। इसलिए बोले कि साहब लॉ वाइडर और एक्ट वाइडर है। लॉ वाइडर और एक्ट वाइडर मतलब जिसमें ज्यादा चीजें कवर है। लॉ के अंदर एक्ट कवर है, एक्ट में लॉ कवर नहीं है। अगर एक डायग्राम से देखें, अगर मैं ये डायग्राम बोलूं ये लॉ है, क्या इसी के अंदर एक्ट है? रूल्स रेगुलेशन, ये सुनो, इसका द लॉ इज अ वाइडर टर्म देन द एक्ट। यस। और अगर लॉ बोलते इज एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस डिसाइडेड, ये सब मिल के आपको लॉ बनता है। इसका मतलब एक चीज बताइए, बट इसमें सारी चीजों में एक्ट प्लस रूल्स रेगुलेशन डिसाइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्ट है। क्योंकि एक्ट नहीं होता ना तो रूल्स बनते, ना रेगुलेशन, ना डिसाइडेड के हिसाब से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ क्या है? एक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए बोलते हैं कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, बट कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ती है, बट मेजर पार्ट ऑफ द लॉ क्या होता है? एक्ट होता है। और ये खाली कंपनी लॉ के लिए नहीं है, सब जगह ऐसे ही है। इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशन प्लस डिसाइड, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में देता हूं। ये नहीं कि खाली मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं रख लिया आपने, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। आप कोई भी लॉ पढ़िए, आपको समझ आएगा सब इस तरीके से पैटर्न है। इज द क्लियर? इसका मतलब क्या खाली एक्ट ही पढ़ेंगे? एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ेंगे, रूल्स भी थोड़ा थोड़ा आपके सिलेबस में जो आपके ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना एक्ट अधूरा लॉ है। क्या एक्ट क्या है? अधूरा लॉ। इज द क्लियर? एक्चुअली क्या होता है, लॉ इज ए टेक्निकल। मेरे क्या समझाया था, मेरे उस दिन बैकग्राउंड बताया था कि मैंने 18 पेपर मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने जब सीएस में भी लॉ भरा हुआ, आपको बताया। सीएस में तो अब अभी नया सिलेबस, अभी उसका भी नया सिलेबस आ रहा है। न्यू सिलेबस में आप इंटर में 7 पेपर में 5 पेपर लॉ के हैं, एंड प्रोफेशनल में 7 के 7 पेपर लॉ के हैं, जो फाइनल आप बोलते हैं 7 के 7 पेपर लॉ। तो आपसे कितना लॉ वहां पे, ठीक है? और एलएलबी में तो सारा लॉ है ये। तो मैंने एलएलबी किया सीएस के, तो मुझे लगा कि साहब ये बहुत टेक्निकल है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं इसके आगे टेक्निकल, तो उसको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और एक बार समझ आ गई ना, फिर आपको बड़ा मजा आएगा। हर जगह आपको लग जाएगा कि साहब जो मैं पढ़ रहा हूं चीजें दिख रही है, रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है? एनीवे, अब आगे चलते हैं। एक मैंने कंसेप्ट और बताया था कि साहब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन? मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जो बच्चों की, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जिनकी आज पहली क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास है, एनीवन एल्स? आपकी फर्स्ट क्लास है, समझ आ रहा है? आपने बैकअप ले लिया या लोगे भी? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई डाउट हो तो क्लास के बाद जब मेरे से पूछना, ठीक है? देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मैंने कंसेप्ट बताया था कि 2 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, लॉ में आपको थोड़ी सी इंग्लिश भी ध्यान देनी पड़ेगी। लिखना तो लॉ हिंदी में थोड़ी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो मैं जनरल बातचीत में कर सकता हूं, बट लॉ के जब मैं बात बोलूंगा तो प्रोविजन, डेफिनेशन, वो तो इंग्लिश में बोलनी पड़ेगी। इज द क्लियर? देखिए, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, और कोई चीज नहीं आती, सीखने से सब कुछ आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लोग बहुत घबराते हैं कि साहब, बट क्वेश्चन ही देखिए, मेरा जिसको नहीं आता, कोई बच्चा बोलता सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा। आई थिंक एक स्टूडेंट ने मेरे को अप्रोच किया था, मैं हिंदी मीडियम से था। अच्छा, हिंदी मीडियम से जो था उसके साथ एक चीज है, उसको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, आपकी वीकनेस है, आपके औरों से थोड़ी एक एक्स्ट्रा वीकनेस है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये कभी नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है बस एक्स्ट्रा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ग्रेजुएशन तक हिंदी में पढ़ाई की है, बाद में इंग्लिश में किताबें लिखी उन्होंने, उनकी मतलब बुक्स चलती है मार्केट में। मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है, घबरा जाओगे तो फिर तो काम नहीं हो सकता।
हम गाइड करने के लिए तैयार है, सब तरीके हेल्प करने तैयार है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन का मतलब क्या बताया था मैंने? ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या था? एंटिटी ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे वो बनी एसोसिएशन उससे अलग। एंड ये पहचान कौन दे रहा है? लॉ। इसलिए बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इंप्लाइज दैट उसको वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, की लॉ ने उसको पर्सन का स्टेटस दिया है, बट इट्स नॉट अ क्रिएशन नेचर। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। और अनइनकॉर्पोरेटेड की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट वहां फॉर्म की कोई अलग से पहचान नहीं है। फॉर्म इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्म? पार्टनर्स। फॉर्म की डेफिनेशन ये है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आप पढ़ेंगे भी, इंडियन पार्टनरशिप आपके सिलेबस में इसमें, एंड वो पढ़ेंगे फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। तो सारे पार्टनर इकट्ठे वो फॉर्म है। इस फॉर्म के अलग से कोई पहचान नहीं, सारे पार्टनर इकट्ठे हम फॉर्म। फॉर्म और ऑल द पार्टनर इज वन एंड द सेम थिंग। इट मीन फॉर्म की अलग से कोई पहचान नहीं, अपनी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन। एंड पार्टनरशिप फॉर्म की कोई अपनी अलग से पहचान नहीं थी, नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब मैंने बताया इसका रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं, इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड। कई बच्चे पढ़ के आते हैं इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। गलत। अगर ऐसा होता तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, सुना आपने, पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में भी रजिस्टर्ड में भी नॉट रजिस्टर्ड। तो अगर रजिस्ट्रेशन से इसका लिंक होता तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर्ड होती क्या बन जाती? इनकॉर्पोरेटेड। और नहीं होती तो अनिल। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, इट इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। फॉर्म की डेफिनेशन ही, फॉर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? पता कई बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, देखो जिसके जो जैसे भी करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कांटेक्ट में जो भी बच्चा है मैं उसको सही गाइड करूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ऐसे पढ़ाते हैं इनकॉर्पोरेटेड, इसमें मतलब जो रजिस्टर्ड है, अनइनकॉर्पोरेटेड। जो पिछली क्लास में कुछ बच्चे बच्चों की गलती नहीं है, उनको ऐसे गाइड किया जा रहा है, वो पढ़ाने वाले गलत पढ़ा रहे हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब फिर ऐसा बता दिया। अब जब फॉर्म की बात आती है तो बच्चा बोलते हैं सर फॉर्म अगर रजिस्टर्ड हो जाए, अब वो कंफ्यूज हो गया। तो क्या बोलते हैं? फॉर्म रजिस्टर हो कंपनी बन जाती है। जादू थोड़ी है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराते कहां रजिस्टर हो रही है? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म रजिस्टर हो रही है, वो कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनेगी तो कैसे? एज पर कंपनी लॉ बनेगी ना। बताइए क्या बोल रहे हैं? अब क्या तो गलत, मतलब एक गलत बता दिया, अब आगे सारे कंसेप्ट बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ चीजें आपका बेस ही खराब हो गया। बोलते ना एक झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो एक गलत चीज बता दी, एक गलत कंसेप्ट, तो उसको अब समझ नहीं रहा तो आगे कुछ और उल्टी सीधी चीजें बता दी और सारे कंसेप्ट बिगड़ते जा रहे हैं। तो फॉर्म हमेशा अनइनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट। इससे कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेटेड, ये एक्चुअली आपको लोगों को सर इतना इस पॉइंट पे क्यों टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बेस ही है। एक बार ये समझ में आएगा, कंपनी का सारा कंसेप्ट समझ में आएगा यहीं से। अब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी दो तरीके के हैं। क्या बताया था? एक वन विच इज स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, वन विच इज स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। उनको क्या बोलते हैं? कंपनीज। ऑब्वियसली जो कंपनी लॉ में स्टैब्लिश होंगी तो क्या कंपनीज होंगी। तो क्या जितनी भी कंपनीज हैं, क्या दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड पर्सन? क्या दे आर आर्टिफिशियल पर्सन? क्या उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस, यस और नो। एंड दूसरा मैंने बताया वन विच इज स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं कि सर ऐसे एक्ट, क्योंकि कंपनी लॉ भी तो पार्लियामेंट ने ही पास किया है, पता है कंपनी तो ये। लेकिन कंपनी लॉ के अंदर आपको एनी नंबर ऑफ कंपनीज कैन बी स्टैब्लिश, लेकिन ऐसे भी एक्ट पार्लियामेंट पास करता है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे मैंने बताया था LIC को स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने LIC एक्ट पास किया। तो मुझे बताइए क्या ऐसे केस में LIC is an incorporated person established under special act of parliament? What is the name of the special act? LIC Act.
हमने अपने इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया था, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया, अंडर चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बताया था मैंने आपको। और बहुत सारे एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल, आरबीआई का एग्जाम्पल है, एसबीआई का एग्जाम्पल है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई भी इसका एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत हैं। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर स्टैब्लिश होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। एलआईसी, आईसीआई, आईसीएसआई, एसबीआई, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, या इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, या मैंने बताया इनको आप स्टैट्यूटरी कंपनी भी कह सकते हैं। खाली कंपनी नहीं कहना, कंपनी तो ये है, ध्यान रखना। अच्छा, एक तो ये क्या आईसीआई स्टैट्यूटरी कंपनी कह सकते हैं, एलआईसी स्टैट्यूटरी, लेकिन क्या इसमें कंपनी लॉ लगेगा? नहीं, ये कंपनी ये वाली नहीं है। तो कंपनी अगर बोलोगे तो उसके बाद कंपनी लॉ वो किससे रेगुलेट होगी? अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो खाली कंपनी नहीं बोलना, आप स्टैट्यूटरी कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ एक सेकंड। हाँ, आप क्या बोले बेटा? एक मिनट, इनको माइक दीजिएगा। मान्या ने लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दैट इज करेक्ट मान्या, आप यही बताया था मैंने आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर? स्टैट्यूटरी बेटा, नाम बताइए अपना। टीशा। टीशा, हाँ बताइए। सर, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होगा? स्टैट्यूटरी एक नाम दिया गया है, जैसे कंपनी एक नाम दिया गया, पार्टनरशिप एक नाम दिया गया, स्टैच्यू मतलब एक्चुअली स्टैट्यूटरी वर्ड किससे बना बताता हूं। स्टैच्यूट एक्ट को ही बोलते हैं, एक्ट को स्टैच्यूट भी बोलते हैं। स्पेशल एक्ट मतलब? नहीं, एक्चुअली स्टैच्यूटरी क्यों बना पड़ा है? एक मैं वर्ड यहां लिखता हूं, STATUT, ये एक्ट को ही बोलते हैं, स्टैच्यूट इज एक्ट। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुए। स्टैच्यूट इज बेसिकली एक्ट, तो ये कोई दे आर ऑल्सो स्टैब्लिश अंडर सम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उनको स्टैब्लिश स्पेशल एक्ट पास किया गया, बस इतना। स्टैच्यूट वर्ड बना, स्टैच्यूटरी वर्ड बना, स्टैच्यूट का मतलब होता है एक्ट होता है। पीछे कुछ बोल रहे थे आप? हाँ एक मिनट, हाँ उनको माइक दीजिए। सर, जैसे बैंक्स के लिए सर रूल बने, मतलब कि बैंकिंग एक्ट्स हैं, तो सर हम एसबीआई के लिए, आई एम नॉट एबल टू हियर, रिपीट करो, आप क्या बोल रहे हैं? सर जैसे बैंक्स के लिए सर एक्ट्स बने हुए हैं। बैंक्स के लिए? यस सर, बैंकिंग एक्ट बने हुए हैं। तो सर एसबीआई ने ऐसा, मतलब सर एसबीआई में ऐसा क्या अलग है कि हमने उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया? चलिए ठीक। और एलआईसी वगैरह सर, इनको स्पेशल एक्ट्स में क्यों लिया? कोई रीजन था क्या इनका? देखिए, इनका क्वेश्चन है, एसबीआई जो है उस पर बैंक, अच्छा देखिए पहले बताइए, एसबीआई पे क्या बैंकिंग लॉ लगता है? नहीं लगता? लगता है। ऐसा नहीं कि जो एसबीआई एक्ट है वो बैंकिंग लॉ का सब्स्टिट्यूट नहीं, वो कंपनी लॉ का सब्स्टिट्यूट है, समझ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं उसका रीजन पे भी आऊंगा आपको, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो रहा है तो कंपनी लॉ लग रहा है। अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो कंपनी लॉ भी लग रहा है, बैंकिंग लॉ भी लग रहा है, बताया था मैंने आपको, ठीक है? और जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तो स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल, दैट इज बैंकिंग लॉ विल प्रिवेल ओवर द कंपनी लॉ। अब एसबीआई कोई कंपनी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और वो किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई है? एसबीआई एक्ट। जब कंपनीज कंपनी लॉ में स्टैब्लिश हो, कंपनी लॉ से रेगुलेट हो रही है, तो एसबीआई किससे रेगुलेट होगा? एसबीआई एक्ट प्लस बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से लग रहा है, मैंने बताया भी था कि बैंकिंग लॉ भी लगेगा उसके ऊपर, एक कंपनी लॉ लगेगा एसबीआई एक्ट, कंपनी लॉ का कौन सा होगा? एसबीआई एक्ट। ऐसे ही एलआईसी के ऊपर इंश्योरेंस लॉज भी लगेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस के इंश्योरेंस, और साथ में कंपनी लॉ नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एलआईसी एक्ट। एलआईसी, अब सवाल ये उठता है कि इनके लिए, क्योंकि एलआईसी इंडिया की पहली इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन थी और गवर्नमेंट कंट्रोल, आप जानते हैं आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये तो पता होगा सब, पूरा गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल है। एसबीआई ऑल्सो गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये, और एसबीआई आई थिंक इज द ओल्डेस्ट, बहुत पुराना बैंक है। तो हो सकता है जिस समय ये बने होंगे तो गवर्नमेंट को लगाओ कि साहब इसके लिए स्पेशल नॉर्म्स बनाए जाएं, एंड वो बने। फिर बाद में धीरे धीरे चीजें आपको और सेटअप तो लगा कि अब स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं है और कंपनी लॉ के अंदर स्टैब्लिश हो सकते हैं। मे बी दैट इज द रीजन। अब उसकी पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्या पार्लियामेंट ने सोच कैसा किया था।
बट डेफिनेटली क्योंकि आप देखो ये सब पुराने ऑर्गेनाइजेशन है, LIC, SBI, सो ये तो बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस समय पार्लियामेंट सोचा कि इनके लिए स्पेशल हम, क्योंकि पहली बार आप उतने इंश्योरेंस बिजनेस में या बैंकिंग में, बाद में जब लगा कि सब कंपनी लॉ एंड ऑल बहुत डेवलप हो चुके हैं तो नए उसके अंदर ही कंपनी लॉ के अंदर स्टैब्लिश होने लगे। इज दैट क्लियर? आपका कुछ डाउट था? सर तो जैसे इसके अंदर भी LIC एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा बैंकिंग लॉ या इंश्योरेंस लॉ? आप ये बोलना चाहते हैं कि एक सेकंड बेटा, एक ही करके दे। ऐसे क्या हुआ, आप ऐसे सारे एक साथ बोलने लग जाएंगे तो मैं किसी का भी डाउट हैंडल नहीं कर सकता। एक करके इनका, एक मिनट, इनका जो सवाल है, इनका सवाल है कि LIC के ऊपर LIC एक्ट और इंश्योरेंस लॉज में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा आप ही मुझे बताइए, पहले आप बताइए, आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है कि साहब इसमें क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जो जवाब पहले हाथ खड़ेगा, ऐसे नहीं है, भीड़ में शोर नहीं बचाना, ठीक है? हाँ बताइए। इंश्योरेंस लॉ क्यों स्पेसिफिक? LIC करेंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी उसमें। देखो क्या होता है, रटन, देखो क्या होता है, हर सिचुएशन को देख, एनालाइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंश्योरेंस लॉज जो हैं, क्या वो सारी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? लेकिन LIC एक्ट तो सिर्फ LIC पे लग रहा है, तो LIC के लिए कौन सा स्पेसिफिक हुआ? LIC, दोनों समझे फर्क, डिफरेंस क्या है? ये नहीं कि एक फॉर्मूला रट लिया कि हर जगह या कंपनी लॉ की जगह LIC एक्ट है, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या है। तो LIC एक्ट तो सिर्फ LIC पे लग रहा है, तो LIC के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। और इंश्योरेंस और सारी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन पे लग रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होगी? LIC एक्ट की, ये सुनो। लेकिन कंपनी लॉ वाली सिचुएशन डिफरेंट थी। कंपनी लॉ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में निकला, एनी बिजनेस विच इन द फॉर्म ऑफ कंपनी लॉ लग रहा है। आई होप यू गॉट द आंसर क्वेश्चन, क्लियर है? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सर आपने उस दिन बताया था कि जो SBI उस पे कंपनी लोन नहीं लगेगा, और आज आप बता रहे हो कि उस पे लगेगा। मैंने कब बोला बेटा कंपनी लॉ लगेगा? आज मैंने बोला कंपनी लॉ, नहीं, एक मिनट, मैंने आज बोला कंपनी लॉ SBI पे लगेगा? नहीं, मैंने आज बोला SBI पे कंपनी लॉ लगेगा। हाँ आज नहीं, बाकी क्लास बताइए, मैंने बताया था। आपके समझने में कुछ गड़बड़ होगी बेटा, कुछ समझने में, मैंने नहीं बोला कि SBI पे कंपनी लॉ नहीं लगा, कुछ समझने में गड़बड़ हो गया। बाकी सारी क्लास विटनेस है। हाँ, कुछ समझने में हो सकता है, कई बार ध्यान, आप आजकल देखते हो ना व्हाट्सएप पे, देखते हैं बहुत सारे वीडियोज आते हैं, वो क्या होता है, किसी ने कुछ बोला, आधा काट दिया सेंटेंस और आधा, ठीक है। जैसे एक बार एक सिविल सर्विसेज के बहुत फेमस टीचर, अगर आप जानते हो, विकास देवकीर्ति, आजकल बहुत पॉपुलर हो गए, ठीक है, वैसे बहुत नॉलेजेबल है, उनके कभी देखिए बहुत वेरी, मतलब बोलते नॉलेज का भंडार जो होता है, ठीक है। तो वो एक बार उनके ऊपर है ना, किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट है, वो खुद बोल रहे थे, ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं, कि ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट है, किसी ने एलिगेशन, आरोप लगा दिया। वो बोला एक्चुअली होता क्या है, अब वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, अब वो हिस्ट्री में आपको कहीं कुछ बता रहे हैं कि साहब एक पर्टिकुलर कोई एम्परर था, या कुछ बता रहे हैं कि साहब उसकी ऐसी थिंकिंग थी कि साहब वो ब्राह्मण को, अब क्या हुआ, उसके लेक्चर को आगे का तो सब उड़ा दिया, काट दिया कि उसकी थिंकिंग थी, और वो उनके बाद बता रहे थे, वो ऐसा सोचते। ये बताइए सर ऐसा बोल रहे हैं, तो जो चीज समझने में ना, आधी बात आपने कोई पूरी बात ध्यान से सुनी, मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा SBI पे कंपनी लॉ नहीं लगता है। इट इज गवर्न बाय SBI एक्ट एंड बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ तो लग रहा है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, और SBI एक्ट बिकॉज स्पेशल एक्ट उसके हिसाब से सेटअप हुई। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? चलिए आगे, एक आगे देखिए। हाँ, इसमें क्या डाउट है, मतलब ये बताइए। मैंने बताया था NCLT, देखिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने, बेटा बातें प्लीज इस तरीके से आप बातें करेंगे तो फिर क्लास में देखिए,
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, मान ले एक कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन दिया, वो कंपनी डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला देता, आप डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं, क्या करते हैं? अपील कर सकते थे। वैसे ही बॉडी में नाम में फर्क है, एपेलेट वर्ड भी आ रहा है, दोनों सेम नाम नहीं है, एक एनसीएलटी है और एक एनसीएलएटी है। नेशनल एपेलेट वर्ड का अपील से बना एपेलेट, वो बॉडी जो अपील सुनती है, तो जो उनको एपेलेट बॉडी ही बोलते हैं। तो एनसीएलटी एपेलेट बॉडी है, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगी? एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगी। इसका हायर अथॉरिटी कौन है? एनसीएलटी, आपको हायर देन एनसीएलटी। इज दैट क्लियर? क्या बता? हाँ, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी, बोथ आर, दोनों ही कोर्ट्स की तरह काम करते हैं, बट एक्चुअली कोर्ट्स नहीं, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी। मैंने बताया सारी चीजें, ठीक। चले आगे। आज क्या बताया, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे डाउट्स आ गए। बच्चे वाले से 2 दिन की छुट्टी मिली थी, पढ़ाई की उसमें। एक छोटा सा और मैं आपको कंसेप्ट ऐड कर दूं इसके अंदर। एक टर्म होता है बॉडी कॉर्पोरेट। एक टर्म होता है बॉडी कॉर्पोरेट, इसको हम कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट बोलिए या कॉर्पोरेशन बोलिए, वन इज द सेम थिंग। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन वन इज द सेम थिंग। बॉडी कॉर्पोरेट में एनी बॉडी having या any association of person having separate legal entity whether of Indian origin or foreign origin, इंडिया की हो चाहे बाहर की हो। ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन मैं कई टर्म बता देता हूं ब्रीफली आपको। अच्छा, कई बच्चों को टेंशन हो जाती है कि सर ने अभी आधा पेज भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। अच्छा, 4th क्लास है, ये तो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत सर को आता है, ये तो पता लग ही गया हुआ, ये कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है। तो बाकी आप ये सब काम हमारा है, सिलेबस खत्म कराना। देखिए, क्या तो मेरा न्यू बन रही है, अभी हम हड़बड़ाएंगे ना तो आगे तक इसे कीमत चुकानी पड़ेगी, हर जगह आप अटकोगे। और अभी थोड़ा सा हम पेशेंटली काम कर लेंगे, थोड़ा समय लगा लेंगे, तो आगे बहुत स्मूथ हो जाएगा। आगे चीजें ना, हम देखना कैसे भागी गाड़ी आपकी, अपने आप को समझ में आने लग जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि देखिए आप खुद करने, अपने आप आगे से आगे आप बोलने लग जाएं, इसका आपकी लर्निंग हो रही है। हर जगह मैं आपको हाथ पकड़े खींचता रहूं, क्या हो रहा है? आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, आपको जबरदस्ती धक्का मार के बढ़ाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं आप खुद, लेकिन उसके लिए बेस बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे वो इंडिया की बॉडी हो चाहे बाहर की फॉरेन की हो, वो सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। खाली क्या देखना है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, और चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की, सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। मुझे बताइए, क्या जितनी भी इंडियन कंपनीज है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस। क्या इंडियन ओरिजिन? क्या जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें फिट करके देख लो। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है? हाँ बताइए, क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, होती नहीं, किसी ने नो भी बोला था। नहीं, नो वाला का कंफ्यूजन, तभी तो नो बोला उसने। अब क्लियर हो गया? अच्छा, जितनी भी, मैं पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, स्टैच्यूटरी बॉडी की बात कर रहा हूं। वो भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, बट अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या उसकी भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी? मैंने इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो क्या जितनी भी स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्या बेटा आप बीच में बातें नहीं करो, आपको जो बात करनी है मेरे से कीजिए ना, प्लीज आपस में बात मत कीजिए। स्टैच्यूटरी बॉडी, क्या जितनी भी स्टैच्यूटरी, लाइक LIC, लाइक द ICI, लाइक SBI, लाइक द ICSI, लाइक द RBI, क्या वो भी सब बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं, जैसे उस दिन मैं यूनिलीवर एग्जांपल दिया था कि यूनिलीवर बाहर यूके की कंपनी है, ठीक है, तो क्या आपको वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ या ना?
मैंने कहा कोई भी ऐसी जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की, सब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर मैं एक डायग्राम बना दूं यहां पे, और एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूं, देखो क्या होता है, जो दिमाग में एक नोशन बैठा होता है, थ्योरी पेपर तो हमें ऐसे पढ़ने की आदत थी, उस आदत से बाहर निकलोगे तभी कुछ अच्छा चीज सीखोगे। अरे नॉर्मली जो जिसको आप थ्योरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो थ्योरी पे टीचर है, हाँ बेटा यहां से रीडिंग करो, हाँ बीच में कोई एक वर्ड का मतलब बता दिया, ऐसे होता है ना, हाँ चलो हाँ आगे आ गया बेटा, ऐसे फिर कभी भी आप फिर क्या होता है, एक क्लास में एग्जाम दिया, पेपर पे उल्टी कर दी, अगली क्लास में चले गए, ऐसे होता है ना। अच्छा अगली क्लास में तो पूछो ना बच्चा 9th में, उसको 7th को बोलो 7th, मुझे तो 8th का ही याद नहीं। अच्छा बड़ा खुश होता हो ये बोल के, भाई साहब ये पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खाली क्लास पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर तो हो गया, फिर तो आप 10th पास किए तो आपकी पहले 9 क्लास साफ। अच्छा ऐसा था, क्या हो रहा है, आप बोले सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन समझते हो कि पहली क्लास से दूसरी में गया तो दूसरी क्लास की पढ़ाई ने पहली क्लास को खिसका दिया, दिमाग से निकल, चिप में इतनी जगह है, ठीक है चिप फुल हो जाएगी, समझ ना, इससे ज्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है। तीसरी में गया तो दूसरी को भगा देते हो, चौथी में गया तीसरी को भगा दिया, ये क्या कर रहे हो, इट शुड नॉट बी रिप्लेसमेंट, इट शुड बी एडिशन। तभी तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, पहली का भी आता है, अब दूसरी का भी आता है, तीसरी का, असली पढ़ाई ये है। तो हम उसी तरीके से पढ़ाएं, मेरी कोशिश है कि इसी तरीके पढ़ाए, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। वो रटवाने लाइन में भी करवा सकते, बहुत आसान काम है, वो बहुत इजी काम है, लेकिन उसमें लाइफ लॉन्ग, मैं चाहता हूं कभी जिंदगी में आप एग्जाम तो आप पास कर ही लोगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में जाके 10 साल के बाद, अच्छा ये अगर किसी टीचर ने आपके साथ अगर सही जस्टिस नहीं किया, किसी भी टीचर, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी भी टीचर ने, अभी शायद आपको नहीं पता लगे क्योंकि आपकी इतनी मेच्योरिटी लेवल नहीं है, क्या 10-12 साल बाद तो समझ में आ जाएगा, अभी मेच्योर हो जाओगे, 10 तरह की चीज समझोगे, इंडस्ट्री में जाओगे। अच्छा आपकी नॉलेज को कोई अप्रिशिएट करेगा, किससे पढ़ा था, तेरे कंसेप्ट तो बड़े अच्छे हैं, अच्छा कल बेकार हैं, कहां से पढ़ के आए थे, ठीक है लगता है तुक्के में पास हो गए, बोल देते ना सर, तो सब पता लग जाता है, सूनर और लेटर सब सच्चाई सामने। तो मैं वो 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी अगर रिस्पेक्ट आए तो सही माने उस टीचर ने आपके साथ जस्टिस किया है। और नॉट ओनली रिस्पेक्ट, अच्छा कौन बच्चा कहां का चल जाएगा पता चलेगा क्या, लेकिन जो फायदा होगा आप ही का फायदा होगा। लेकिन क्या तो वो जो फायदा, वो मैं चाहता हूं हमेशा लॉन्ग टर्म, एक तो खाली शॉर्ट टर्म गोल नहीं। ज्यादातर आजकल पढ़ाइयां सब जगह क्या हो रही है, किसी तरीके से खींच तान के बच्चे को पास करा दो, यही हो रहा ना। सब यही बात करते हैं कि सर हमारा रिजल्ट, हमने ये कर दिया, हमने, अरे भाई एक अंदर हैव यू एडेड सम वैल्यू टू अ पर्सन, नॉट हैव यू क्रिएटेड सम डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द सर्टेन पीपल, नॉट। किसी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते, हम सब पहले जो पढ़ने आए थे, मेरा लॉ इतना है, बाद में तो हमें लॉ में इतना इंटरेस्ट आने लगा। तो समझने की कोशिश करो तो मजा आएगा, नहीं समझने की कोशिश करो तो फिर ठीक है। कुछ बच्चों को अगर किसी ने कसम खा रहे कि मुझे समझना नहीं है, मुझे मस्ती मारनी, उसको कभी नहीं समझा सकता। मैं एकदम ओपन नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को मस्ती ही मारनी है, ठीक है, तो फिर अननेसेसरी भी अपने टाइम खराब कर रहे हैं। एनीवे देखिए, अगर एक डायग्राम बनाएंगे यहां, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या इसमें सारी इंडियन कंपनी आ जाएंगी, क्या फॉरेन कंपनी भी आ जाएंगी, क्या यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडी भी आ जाएंगी। अच्छा जब कंपनीज बोलते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ के लिए इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं। ये सुनो भाई, कंपनी लॉ तो इंडियन कंपनी पे लगेगा ना, कोई बाहर के कंपनी थोड़ी लगेगा, ठीक है। इसका तो इंडियन कंपनी जब हम बोलते थे, इसका तो अगर मैं बोलूं बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कौन सा वाइडर कंसेप्ट है, बॉडी कॉर्पोरेट। कहने से ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट नीड नॉट बी कंपनी, इट मे बी कंपनी, ये अगर है तो। लेकिन अगर ये है क्या कंपनी है, नहीं, इसका तो बॉडी कॉर्पोरेट तो बट कंपनी नहीं है। इसका मतलब वाइडर कंसेप्ट कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब इंडस्ट्री में बहुत यूज, बेटा ये सब चीजें अभी नहीं समझ में, बाद में पता लगता है
अब मैं हमेशा सोचता हूँ एक शॉर्ट टर्म गोल एग्जाम पास करना, एक लॉन्ग टर्म गोल है मुझे अपने करियर में प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है। अब वहां व्हाट मैटर्स इज नॉलेज। अब बताओ पहली जॉब में आप जाओगे ना, रेज्यूमे जो बनाओगे, जो सीवी बनाओगे, तो उसमें आप पहले क्वालिफिकेशन लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट जॉब के बाद जब भी जॉब स्विच ओवर करोगे, पता पहले क्या लिखते हैं? एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन बिकम सेकेंडरी। मालूम आपको ये बात? सीवी का पैटर्न होता है ये। आपको क्या आता है, डिग्री मत दिखाओ। कई लोगों को ये भ्रम होता है, ये नोशन है कि साहब डिग्री ही सब कुछ है। मैं बार बार डिग्री सबको होती है तो सेम डिग्री, वो 3 इडियट्स देखी थी ना, तीनों इंजीनियर बनते, वो खाली मजाक के लिए फिल्म नहीं थी। कई लोग कहते खाली देख के ना बस हंस लेते, हो गया खत्म बात। आपको वो बहुत बड़ा एक मैसेज था कि साहब हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे एजुकेशन सिस्टम, तीनों सेम कोर्स करते हैं सबको, लेकिन क्या लास्ट में एक बंदा, अब देखो लास्ट में वो छोड़ ही देता ना, अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चला जाता है। वो बोलता मैं बनूंगा भी तो करके लाके क्या खराब इंजीनियर बनूंगा, इंटरेस्ट ही नहीं। तो वही मतलब अगर किसी को इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए कोर्स। मैं एकदम क्लियर बोलता हूं कि जो लगता है यार ये सब मैं जबरदस्ती टाइम पास कर, ठीक, फिर अपनी मर्जी है। हाँ इंटरेस्ट ध्यान दोगे तो सब चीज में इंटरेस्ट है, तरीके से पढ़ा जाए तो सब कुछ इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एनीवे, सो ये क्लियर हो गया आपको सबको? कहने से ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट नीड नॉट बी। कंपनी हो भी सकती है और नहीं, जरूरी नहीं। इज इट क्लियर? अब एक बार फटाफट अपनी बुक निकालिए। सबसे पहले आपका एक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, कंपनीज एक्ट 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स और 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड, ये मैंने बताया था। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया बिकॉज पार्लियामेंट ने बनाया है, इट्स फॉर द एंटायर कंट्री। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट की जगह दिस लॉ कीजिए, एक्ट को काट के लॉ कर लो। द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस लॉ एक्ट मत इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। बताया था ना रूल्स बने में, रूल्स किसे बनाए? एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो एक्ट में खाली एक्ट से काम नहीं था, साथ में रूल्स एंड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एक्ट, वो कंफ्यूजन हो जाए। एक्ट नहीं, लॉ का जो एक्चुअली क्या एक्ट है, एक्ट के साथ के रूल्स है। और रूल्स किसने बनाए? एमसीए। ज्यादा डिटेलिंग कहां रूल्स में दे रखी है, लेकिन एक्ट में खाली स्ट्रक्चर दे रखा है और डिटेल्स आपको कहां दे रखी है? रूल्स के अंदर दे रखी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो सेक्शन 1 है। क्या है? उसके आगे लिख सकते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में दे रखा है ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई टू, किस किस पे अप्लाई होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। अच्छा, यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। यहां इनकॉर्पोरेट मतलब बताया ना, वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्ट। जो कंपनी इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस, मैंने क्या बताया था कि साहब जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे इस एक्ट में बनी हो चाहे पहले के कंपनी लॉ बने, सब इससे रेगुलेट हो रही हैं। तो क्या इस एक्ट के प्रोविजन क्या पहले से भी जो कंपनीज बनी हुई अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1918 या उससे पहले जो भी है, क्या वो सब पे लगता है? यस, एंड वो सब इससे रेगुलेट होती है। तो ये लिखा हुआ है, द प्रोविजन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेट दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है, बताया था। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है आपको, तो इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है। जैसे टाटा एआईजी, मैंने एग्जांपल दिया, टाटा एआईजी लिमिटेड इस इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर कभी कंपनी लॉ के प्रोविजन और इंश्योरेंस लॉ के प्रोविजन में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो क्या होगा? वहां कंपनी जाके प्रोविजन नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे? इंश्योरेंस। लिखा एक्सेप्ट द सेड प्रोविजन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर इनकंसिस्टेंट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। एक्चुअली आपने एक अथॉरिटी का नाम अगर सुना, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अच्छा बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? RBI। वैसे इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDA है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, उसका एक एक्ट बना हुआ एडा एक्ट, तो ये बोला उसके प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट करे, वहां पे कंपनी जाके प्रोविजन नहीं लगे। क्या बात मैंने पहले समझा दी थी। नेक्स्ट, बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट द सेट प्रोविजन सेम विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बोलिए। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूं। क्या हो गया, एक एक मिनट में कैसे कंफ्यूज हो जाते हो। इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनी एक्ट लगेगा, एक कंपनी है ना। अब क्लियर हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज पे कंपनी एक्ट लगेगा। जैसे मैंने टाटा एजी एग्जांपल दिया था, टाटा एजी लिमिटेड मेरे एग्जांपल भी दिया था, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लगेगा। लेकिन कब तक लगेगा? जब तक कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो बिटवीन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इंश्योरेंस लॉ। अगर जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो वहां पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। खाली कह रहे वेरी एक्सेप्ट में कुछ छोड़ के। कब? द सेड प्रोविजन, बेटा किताब खोल रखी है आपने? हाँ, द सेड प्रोविजन इनका, सेड का मतलब कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है आर इनकंसिस्टेंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किसके साथ? विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट का जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, एडा, उसके मतलब बेसिकली इंश्योरेंस लॉ। मोटी मोटी बात है कि जब जब इंश्योरेंस लॉज के साथ कॉन्ट्राडिक्शन होगी तब वहां कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी। सेम बैंकिंग कंपनी पे लगेगा कंपनी लॉ। कंपनी ध्यान रखना, कंपनी वर्ड लिख रहे हैं, एसबीआई नहीं आएगा यहाँ पे, या आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आएगा, पीएनबी आएगा। पीएनबी इज ऑल्सो कंपनी, ध्यान रखिए कंपनी लॉ में इज ऑल्सो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, ठीक है। इस एसबीआई भी है, पीएनबी भी है, सो मेनी, एचडीएफसी भी है, सब ये कंपनी फॉर्म में बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट द सेड, देखो लॉ में ना एक वर्ड बहुत मोती की तरह पिरोया होता है। अगर आपने बैंकिंग कंपनी की जगह बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग में फर्क हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। तो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक मैं आपको बताऊंगा, तो हैरान रह जाएंगे। अगर लॉ की और बात करें, अच्छा ज्यादातर लोग समझते हैं जो कैलकुलेशंस होती है ना वो सब्जेक्ट बड़े महान होते हैं। आपको पता ही नहीं है वो, अच्छा जितनी भी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, क्या उन सबके सॉफ्टवेयर आ गए? हाँ है ना। अच्छा सारी अकाउंटिंग टैली से होने लगी है, सुना दोगे टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है। लोग खाली क्या करते हैं उसके कोई लेजर कुछ नहीं बनाते, खाली जनरल नरेशन समझते हो ना। जनरल एंट्री जब डालते समय नरेशन भी लिखते हैं ना। आजकल बच्चे लिखते नहीं नरेशन, ठीक है। हमारे सर ने मैडम वाले ऐसी जाती, एकदम गलत। नरेशन के बिना समझ नहीं आएगी है क्या। सब बोले सब अधूरा काम करते हैं। पता है टैली के अंदर आप जनरल एक लेमैन जैसे इंग्लिश में, वैसे प्रॉपर आप इंग्लिश में अपने आप जनरल एंट्री पास होती है, अपने आप लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस, फाइनल, सब कुछ। क्या सारी कैलकुलेशंस क्या सॉफ्टवेयर पे आपके कैलकुलेटर सब कुछ होने लगी। मुझे एक बीच मशीन दिखाती है जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इतना आप साइंस ने और इतना बोलते हैं आईटी ने इतनी तरक्की कर ली है, मुझे दिखा दी एक भी चीज। ये टेक्निकल चीज है, ये आसान काम नहीं। मैं खुद बोल रहा हूं डिफिकल्ट चीज है, लेकिन हमें हमेशा बोलता है डिफिकल्ट चीज करके अगर आप उसको ओवरकम करके उसे कमांड बना लेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा है। पता है सुप्रीम कोर्ट कई बार एक कोलन समझते हो, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा, ठीक है, इस एक कई बार आता है कोई एक्ट के अंदर वो कोलन है, कोलन की इंटरप्रिटेशन की, कोलन का यहां मतलब क्या 20-20 पेज में होती है। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे अभी, आप बच्चे हो, ठीक है। खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कि लॉ क्या चीज है। अच्छा आप में से कोई एक, जस्ट टू मोटिवेट यू, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं, मतलब दैट्स हाईएस्ट लेवल, नो डाउट, ऐसा नहीं कोई एक दिन में वहां पहुंच जाता है। जो वहां प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्या लगता है उनकी क्या फीस वगैरह होती, क्या अर्निंग्स होती होंगी? एनी गेस? सर लैक्स में कितने लैक्स? मतलब एक से लेकर कुछ भी हो सकते, कितने? हाँ सर 2 lakhs 15-20 लाख पर मंथ, 50 lakhs किसका? साल का, महीने का, साल का। सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, पर डे की उनकी एवरेज इनकम 50 लाख है पर डे। आई एम सेइंग
पर ईयर नहीं है, पर डे। और जो और सुप्रीम कोर्ट में भी जिनका नाम, कपिल सिब्बल का नाम सुना है, कांग्रेस के लीडर भी हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनका कहा था उनकी पर डे की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ये आपके शाहरुख खान और आमिर खान से कम नहीं है। जो सेलिब्रिटी कमाते हैं ना, वो उससे कम नहीं है। पर डे ये घर खरीदते हैं, सुना गया साहब ये इन्होंने घर खरीदा 400 करोड़ का। तो पैसे कमा रहे तभी 400 करोड़ ऐसे घर कैसे खरीद लेंगे? ये है मतलब लॉ कहां पहुंचा सकता है। ये खाली बूस्ट करने के लिए आपको खाली, ये क्या चीज है? ये कोई हंसी में फिर तो ठीक है। ऐसे भी एडवोकेट तो वो मिलेंगे, छोटे शहरों में चल जाओ, ऐसे भी एडवोकेट मिलेंगे जो साइकिल पे चलते हैं, दे इवन कैन नॉट अफोर्ड अ 2 व्हीलर, वो बाइक भी नहीं खरीद सकते, वैसे भी वकील है। तो हाउ मच यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गई ना तो मैं बता रहा हूं मजा आएगा। ठीक है, हाँ अगर कसम खा रखी है कि भाई मेरे को इसको पढ़ना ही नहीं है, फिर तो कुछ, फिर तो भगवान भी कुछ नहीं हो सकता। कसम ही खा रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, लॉ से मेरे को एलर्जी है, लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एनीवे देखिए, एनीवे नेक्स्ट इज कंपनी इंगेज इन द जनरेशन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। कंपनी वर्ड जब आ गया, मैंने मतलब कंपनी फॉर्म में है, चाहे नेचर ऑफ बिजनेस तो कोई मतलब ही नहीं है, कंपनी लगेगा, है ना। लेकिन उनके जो स्पेसिफिक लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, अगर उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो तो क्या होगा? तब वहां नहीं लगेगा, वो प्रिवेल कर जाएगा। बताया था स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल। नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। अरे देखो, इन्होंने 3 ऐसे एग्जांपल दे दिए, इंश्योरेंस का दे दिया, बैंकिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा और भी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके स्पेशल लॉज हो सकते हैं, हाँ है ना। अच्छा, जैसे एग्जांपल देता हूं, हैव यू हर्ड अबाउट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? एनबीएफसी नाम सुना है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी नहीं सुना? अच्छा, बैंक्स क्या करते हैं? जो बैंक्स और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है, ब्रॉडली एक बात देते हैं। ऐसा बहुत है, एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक्स और एनबीएफसी में ब्रॉडली क्या, बैंक्स होते हैं क्या बैंकिंग बिजनेस करते हैं। अच्छा, बैंकिंग बिजनेस जैसे अकाउंट खोलना, आपका डिमांड डीडी बनाना, फंड्स ट्रांसफर करना, ठीक है, ये बैंकिंग बिजनेस है। अच्छा, क्या बैंक्स फाइनेंसिंग बिजनेस में भी है? लोन वोन देते हैं, ये सुनो, दैट इज फाइनेंसिंग। तो बैंक्स बैंकिंग में भी है, फाइनेंस, दोनों काम करते हैं। लेकिन एनबीएफसी नाम देखे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब बैंकिंग का काम नहीं कर रहे, खाली फाइनेंस का काम कर रहे हैं। ये डिफरेंस होता है बिटवीन बैंकिंग एंड, और मोस्टली जितनी भी एनबीएफसी होते हैं उनके नाम में नॉर्मली फाइनेंस वर्ड आता है, जिससे पता लग जाए कि मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है। जैसे बहुत सारे टाटा फाइनेंस, डीसीएम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये सब एस्कॉर्ट्स फाइनेंस, ये सब क्या एनबीएफसी है। तो जो एनबीएफसी है इनका रेगुलेटर भी आरबीआई है, और आरबीआई ने, कि आरबीआई बहुत चीजों का रेगुलेटर है, तो आरबीआई ने इनके लिए स्पेशल कुछ लॉज बना रखे हैं एनबीएफसी के लिए। तो सोच के अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो कंपनी लॉ तो लगेगा, लेकिन अगर उसके जो स्पेशल लॉ है उससे कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो क्या होगा? वहां प्रिवेल कर जाएगा स्पेसिफिक लॉ ओवर द कंपनी लॉ, यस और नो। तो वैसे केसेस के उन्होंने एक जनरल सी चीज लिख दी है कि एनी अदर कंपनी, कि कोई अगर बैंकिंग भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, इसके अलावा गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। ये स्पेशल एक्ट का मतलब वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में समझ लेना, ध्यान रख, गड़बड़ करते बच्चे, एक वर्ड पकड़ ले, स्पेशल एक्ट, तो पूरी वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, स्पेशल गवर्न, और लिखा एनी अदर कंपनी। अच्छा, जो मैंने बताया था अंडर स्पेशल एक्ट वाले में कंपनी है क्या? वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहां कंपनी की बात कर रहे हैं। कोई और कंपनी है, कंपनी लॉ लगेगा। और वो किसी उसमें वो इस पे, जैसे बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग लॉ भी लग रहा है, इंश्योरेंस, वैसे और भी कोई कंपनी है जिससे कोई स्पेशल एक्ट भी लगता है, तो वहां पे भी कंपनी लॉ उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन कब तक? जब तक ये स्पेशल लॉ से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, और कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो क्या होगा वहां पे। तो इन्होंने एक ओपन एंडेड यहां लिख दिया कि अगर कोई और ऐसी भी कोई कंपनी हो जिसके लिए कोई स्पेशल लॉज है, उस पर भी लगेगा, लेकिन तब तक जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। गॉट इट? अच्छा, ये एंड करके लिखा हुआ लास्ट में, हर एक के बाद देखो लास्ट में सेमीकोलन लिखा हुआ, ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, लास्ट में सेमीकोलन है हर एक पॉइंट के बाद, है सेमीकोलन, समझते हो ना, डॉट एंड दिस है, एंड लास्ट में एंड लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट और है, वो गलती से नोट्स में रह गया है। एक लास्ट लिखिए इसके अंदर, एफ लिख लीजिए, ई के बाद एफ लिख लीजिए, ई तक लिखा हुआ एफ लिखिए, सच बॉडी कॉर्पोरेट कॉमा एज एस मे बी मे बी नोटिफाइड NOTIFIED
नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कंपनी लॉ में? एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसके ऊपर भी कंपनी लॉ लगना चाहिए तो नोटिफाई कर सकती है। कि अगर नोटिफाई कर दे, इसको इस्तेमाल करके अगर एमसीए नोटिफाई करे कि सर इस बॉडी कॉर्पोरेट पे भी कंपनी लॉ लगेगा, तो क्या उस पर भी लग जाएगा? यस। लेकिन फिलहाल इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं किया। गवर्नमेंट को बस, अच्छा कह सकते सेक्शन 1 में एमसीए को पावर दे रखी है कि आप चाहें तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी कंपनी लॉ के दायरे में लाना चाहें तो ला सकते हैं। अच्छा, यहां नोटिफाई कर दें तो क्या होगा? क्या उस पर भी कंपनी लॉ लगने लग जाएगा? ये सुनो, कंपनी एक्ट लगने जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नोटिफाई नहीं किया, बट अभी फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है एंड उस केस में फिर उस पर भी लगने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन सेक्शन 1 में? इज दैट क्लियर? एक डाउट आ रखा है यहाँ पे, दक्ष कॉर्पोरेशन अनदर टर्म फॉर, नहीं दक्ष आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बताया था कॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट को बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। ये बच्चे ने पूछा है कि सब इनकॉर्पोरेट, अच्छा इनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। और कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर। कह सकते हैं कि साहब बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, आप कोई भी चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर। इज दैट क्लियर दक्ष? इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं जो कंपनी, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंपनीज एक्ट 2013 है कंपनी पे लगता है, तो डोंट यू थिंक सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कंपनी की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंपनी की? हाउ इट हैज बीन डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013? इज दैट क्लियर? देखिए कंपनी की डेफिनेशन कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहां दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। आ रहा हूं, आप नहीं पूछते, मैं बताता। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने सुना कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है? सुना? सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज और भी चीजें, लेकिन अभी आपके लेवल पे नहीं। बहुत कुछ है अभी, ठीक है, लेकिन फिर वही आपके लेवल पे उतना नहीं जाएंगे। नॉर्मली सेक्शन, देखिए कोई सेक्शन होता है उसमें पार्ट्स, सेक्शन के अंदर भी हो सकता है कोई बात टुकड़ों में दे रखी है, तो उसे क्या सब सेक्शन बनाते हैं। फिर अगर जो सब सेक्शन है उसमें भी कुछ हमने फर्दर पार्ट्स बना दिए, जैसे हम मतलब कोई पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे आप एक टॉपिक लिख रहे हैं उसको पॉइंट्स बना रहे हैं, तो वैसे एक सेक्शन के अलग अलग पॉइंट्स हो गए तो अलग अलग सब सेक्शन हो गए। फिर जो पॉइंट में भी तो सब पॉइंट हो सकता है, तो क्या हो? क्लॉज हो गया। जो क्लॉज का फर्दर कोई पॉइंट हो गया सब क्लॉज, ऐसे बोलते हैं। सब मीन्स अंडर, हमने बोलते इसका ये सब ऑर्डिनेट है उसके नीचे, नहीं बोलते ये सीनियर है, सुपीरियर है, सब ऑर्डिनेट, सबका मतलब होता है उसके नीचे, ठीक है। तो उसी तरह की सेक्शन, सब सेक्शन, फिर उसके नीचे क्लॉज, फिर सब क्लॉज, नॉर्मली ये पैटर्न होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, सीधा क्लॉज आता है। अब कहां आता है, उसके क्या रूल्स है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, मैं बता सकता हूं लेकिन अगेन आपके लेवल की चीज नहीं है। आप सिर्फ सेक्शन 2 में याद रखिए, सेक्शन 2 उसमें सेक्शन के बाद क्लॉज आता है, सब सेक्शन नहीं आता। इसलिए मैंने सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं बोला, क्या बोला? सेक्शन 2 क्लॉज 20। एक सेक्शन 2 में आपको याद रखना है कि सेक्शन के बाद सीधा क्या आ जाएगा? क्लॉज आ जाएगा। अब बाकी सब सेक्शन जनरली आपके लेवल पे, अगेन इंटर में आएंगे तो आप ये चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, ठीक है, कि ऐसा नहीं है। आपके लेवल पे खाली याद रखिए कि सेक्शन 2 में आपको सब सेक्शन नहीं आएगा और सीधा सेक्शन के बाद क्या आ जाएगा? क्लॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लॉज। उसकी रीजनिंग्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट। इज दैट क्लियर? सेक्शन 2 क्लॉज। अब ये ध्यान रखना, आपको इसको सेक्शन 2 का सब सेक्शन नहीं बोलना। कई लॉ के टीचर को मैंने देखा है ये ऐसे पढ़ाते सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, गलत नहीं पढ़ना। देखिए
आपको अभी मैं रीजनिंग में नहीं जा, लेकिन गलत तो नहीं, आपको सही बता रहा हूं बोलना क्या है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बताया तो सबसे बड़ा टॉपिक है। उसमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज एच। कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है। अब मैं सेक्शन 2 के बारे में थोड़ा सा एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूं, और ये सेक्शन 2 की जो बात मैं करूंगा, ये खाली मैं कंपनी लॉ के लिए बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी लॉ को उठा के देख लीजिए, सब में एक जैसा पैटर्न है। देखो, मैं पढ़ाते समय कोशिश मेरी ये होती है कि मैं सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ाऊं, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी दे, जिससे कि आप कोई भी चीज पढ़ें तो आपको पता, कुछ कुछ चीजें सब लॉ में कॉमन है, कुछ चीजें ना सब लॉ में कंटेंट्स अलग हैं, बट पैटर्न ऑफ राइटिंग द लॉ क्या है, कुछ कुछ चीजें सब जगह सेम है। तो वो चीजें आपने एक बार पकड़ ली तो क्या दूसरे लॉ में बहुत आसान हो जाएगा आपको। अच्छा, एक कोई भी एक्ट उठा लीजिए, क्या उस एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते होंगे जो उस एक्ट में बार बार यूज होते हैं? हाँ या ना? दे आर फ्रीक्वेंटली यूज अंडर दैट लॉ। ये सुनो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बार बार आएगा? उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये टर्म बार बार आएंगे, अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऐसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी वर्ड, मेंबर, डायरेक्टर, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, क्या ये टर्म बार बार आएंगे? यस। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे 1961, इनकम वर्ड, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो एसएससी कहलाता है। एक प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। जैसे एक चीज, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 22-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ठीक है, 22 से चल रहा है। अभी जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इस जो अभी चल रहा है, इसमें अपनी जो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें क्या अभी जो साल चला उसकी डिटेल देंगे या पिछले साल की? ये तो अभी चल रहा है, अभी 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। ये सुनो, तो इसका मतलब अभी जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर 21-22 क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, उस साल में जो उनकी इनकम है उसकी डिटेल, उस पर क्या टैक्स बन रहा है, और फाइल अभी कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे 22-23 असेसमेंट ईयर है, 21-22 हाँ प्रीवियस ईयर है। तो एक्चुअली तरीका सब इनकम टैक्स आप इंटर में पढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, इनकम, ये क्या आपको टर्म बार बार इनकम टैक्स में यूज होंगे। तो एक पैटर्न है कि अगर कोई भी एक्ट उठा लीजिए, उस एक्ट में जो टर्म्स और एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उन सबको शुरू में ही डिफाइन कर दिया जाता है, एकदम शुरू में, जनरली सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में तो नॉर्मली एक्ट का नाम होता है, जैसे कंपनीज एक्ट सेक्शन, कंपनी के एक्ट, इसका नाम एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 है, ये पूरे इंडिया पे लगता है। ये किस किस पर लगेगा? जो अभी पढ़ा है, प्रोविजन दिस एक्ट अप्लाई टू दिस, ठीक है, अभी सेक्शन 1, तो ये सब नॉर्मली सेक्शन 1 में लिखा था। फिर जब स्टार्टिंग में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे देते हैं, और उसमें ऐसे लिख देते हैं सेक्शन 2 की लैंग्वेज, ये हर एक्ट के लिए बता रहा हूं मैं, कंपनी एक्ट खाली बता दें। नॉर्मली सेक्शन 2 की लैंग्वेज ऐसे होती है, ये मैं कंपनी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर एक्ट में पैटर्न होता है। इन दिस एक्ट में जो भी उस एक्ट का नाम है, एक्ट का नाम सेक्शन 1 में दिया होता है। द फॉलोइंग वर्ड्स, बेटा आप नोट क्यों नहीं कर रहे? मैंने क्लास में बुलाया कि बुक खुली हुई सामने, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता दो बुक में नहीं है तो उसको राइट डाउन कीजिए, जो बुक में है उसको लिखनी होती है, वो मैं समझा ही रहा हूं साथ में, बुक की पीडीएफ खोल के आपको सबको समझा रहा हूं, उसी पे आप नोट कर, जब वो चीज समझा रहा हूं उसी पे नोट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज बताओ प्लीज, देखिए आप ही के लिए क्या होता है, अभी आपने सुना यार, 5 दिन बाद सोचोगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन shall have the following meaning. The following words or expression shall have the following meaning unless the context provides otherwise.
ये सेक्शन 2 की लैंग्वेज होती है इन एवरी एक्ट, और उसके बाद डेफिनेशन चालू हो जाती है। कुछ जगह डेफिनेशन में जो आपके क्लॉजेज होते हैं सेक्शन 2 के, वो न्यूमरल्स में होते हैं 1 2 3 या कंपनी एक्ट में। कुछ जगह अल्फाबेट्स में होते हैं ए बी सी डी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच, ठीक है, वो हर एक्ट वाला अपना। अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस एक्ट, जो भी वो एक्ट है, एक्ट का नाम सेक्शन 1 में पहले दिया हुआ है। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन, यहां डेफिनेशन चालू हो जाएगी। जैसे कंपनी एक्ट की बात करें, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, ऐसे डेफिनेशन चालू हो जाएगी। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग। अच्छा, क्लॉज 1 में एक कोई वर्ड एक्सप्रेशन का मीनिंग दे रखा होगा, क्लॉज 2 में दे रखा होगा, क्लॉज 3 में ऐसे दे रखा होगा। अच्छा, यहां तक ये अनलेस जो मिले, इसको अंडरलाइन कर दे, इसको एक बार छोड़ दो आप। इतना देखिए आप, क्या जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी होती है, क्या वो डेफिनेशन पूरे एक्ट में काम आएगी? हाँ या ना? एग्रीड एवरीवन? कोई लिखा इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉल, पूरे एक्ट में। जैसे यहां पे मान ले ए डिफाइंड है, मैं ऐसे समझाने के लिए, मान ले क्लॉज 1 में ए डिफाइंड है, ए का मतलब ये है। पूरे एक्ट में जहां भी ए आएगा, क्या वही मीनिंग लेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में दे रखा है? ये सुनो, ये सुनो। मान लिया क्लॉज 2 में बी डिफाइंड, दिस इज जस्ट, ये मतलब ए बी डिफाइंड, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बी डिफाइंड है। ऐसा पूरे एक्ट में जहां भी बी आएगा, क्या बी का मतलब कहां से लेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 2 से। इन दिस एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझ आ रहा है? क्या ये स्मार्ट तरीका है लॉ बनाने का? अगर माने एक एक्ट में ए 50 जगह यूज हो रहा है, एक तरीका 50 जगह हर बार ए को डिफाइन करो, क्या अननेसरी आप टाइम खराब कर रहे हैं और अपना एक्ट को बड़ा कर रहे हैं? तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में देखो, लॉ में लेजिस्लेचर जो लॉ ड्राफ्ट करता है, लेजिस्लेचर तो कहने के लिए हम बोलते सेंट्रल लेजिस्लेट, अल्टीमेटली तो है तो इंसान ही। वह बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की दीवारें थोड़ी लॉ बना रही हैं, ठीक है, बैठे तो इंसान ही है। ड्राफ्ट तो सोच के देखिए कितना सोचा जाता है, कितने स्मार्ट तरीके से। मैं सोचता हूं आप उनके दिमाग तक पहुंच जाएगी, उन्होंने क्या सोच के लॉ बनाया, आपने वो पकड़ लिया। आप देखिए, आप बड़े बड़े एकदम, मैं इस तरीके से आपको तैयार कर दूंगा कि आप जो ऑलरेडी सीए ना, उनसे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि लॉ के पॉइंट्स के ऊपर कि साहब ये लोगों को पता नहीं होता, लोगों को क्वालिफिकेशन होती पता नहीं होता। अब देखिए उन्होंने क्या किया, अब बार बार डिफाइन करने के बजाय एक जगह डिफाइन कर दिया और लिख दिया पूरे एक्ट में ही चलेगा। क्या स्मार्ट तरीका है? इसका तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है, क्या उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब सोच के देखिए, अगर मैंने कंपनी की डेफिनेशन तो बताऊंगा अभी, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा, क्या हर जगह हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है? यस और नो? यस, दैट्स अ रेलेवेंस ऑफ दिस सेक्शन 2। और ये हर एक्ट में सेम पैटर्न है, हर एक्ट में सेम पैटर्न है। इस तरह की लैंग्वेज होगी और फिर डेफिनेशन होगी। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया था, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, क्या मतलब हुआ? अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इस एग्जाम्पल में सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ए डिफाइंड है, अगर मान लिया ए किसी पर्टिकुलर सेक्शन में यूज हो रहा है और वहां अलग से डेफिनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वहां लिखा हुआ है ए मीन सो एंड सो, वहां डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है, डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 1, इससे डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। तो वहां क्या हम सेक्शन 2 क्लॉज 1 वाली लेंगे या डिफरेंट लेंगे? वहां जो डिफाइन की हुई उस कॉन्टेक्स्ट में। और क्या इस बात पे इजाजत हमने सेक्शन 2 में दे दी है? ये लिख के अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स। अच्छा, ये नहीं लिखते तो क्या गड़बड़ हो जाती, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। क्यों? ये अगर ये नहीं लिखा होता तो पूरे एक्ट में, और कोई पर्टिकुलर जगह लगता है कि साथ ये वाली डेफिनेशन यहां सूट नहीं करती, लॉ मेकर्स को लगता है यहां हमें डिफरेंट डिफाइन करना पड़ेगा, और वहां वो डिफरेंट डिफाइन कर देते, क्या देयर वुड हैव बीन अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेक्शन 2 एंड दैट सेक्शन? ये सुनो, इसलिए इस कॉन्ट्राडिक्शन को बचाने के लिए इन्होंने यहां क्या लिख दिया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। कितनी स्मार्ट ड्राफ्टिंग है, एक एक वर्ड कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर अदरवाइज डिफरेंट तरीके डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब आप सारी बात का निचोड़ निकालें, क्रक्स निकालें कि जो टर्म्स एक्सप्रेशन सेक्शन 2 में डिफाइन होते हैं, पूरा एक्ट में जहां भी वो अपीयर होंगे, हम सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है वो यूज करेंगे। क्लियर? हाँ, अगर उसकी अलग से किसी कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन दे रखी है तो वहां पे हम जो अलग से दे रखी है वो यूज करेंगे, सेक्शन 2 वाले यूज नहीं करें। सिंपल। अब मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया। ये सुनो, अच्छा, इसलिए कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होती हैं, क्या वो, अच्छा देखिए, अगर एक टर्म एक एक्ट में 100 जगह यूज हो रहा है, आपको क्या लगता है कि साहब जो डिफरेंट डेफिनेशन होगी डिफरेंट इन सेक्शन 2,
क्या कोई कोई जगह होगी? है ना, मान ली एग्जाम्पल के लिए 5 जगह उसकी अलग से डेफिनेशन दे रखी है, 5 जगह अलग अलग की इस सेक्शन के लिए ये लेना है, इसे जो भी, बाकी 95 जगह अलग से डिफाइन नहीं किया। इसका क्या मतलब है? क्या 95 प्लेसेस में हम सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन यूज करेंगे और 5 प्लेसेस में जो वहां पे दे रखी है उनके अपने अपने वो यूज करेंगे? ये सुनो, तो क्या जनरली क्या डेफिनेशन सेक्शन 2 की चल रही है? इस सेक्शन 2 की डेफिनेशन को हम जनरल डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे उस एक्ट के लिए जनरल। कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर जनरल कैसे हो गया? उस एक्ट के लिए जनरल, उस एक्ट में बार बार वही चलेगी, जनरली यही चलेगी। अगर स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन उसकी दे रखी किसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, तो जो दे रखी है वो, और ऐसा करने की इजाजत सेक्शन 2 में दे ही रखी है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। हर चीज को समझना पड़ता है जनरल। अब मैं ये जनरल उस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो जनरली हर जगह फॉलो करेंगे, उस सेक्शन 2 में डेफिनेशन। इस सेक्शन 2 की डेफिनेशन को हम जनरल डेफिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, जो कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। अच्छा, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर अलग से उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो क्या वो डेफिनेशन जिस सेक्शन में अलग से दे रखी खाली उसी सेक्शन में अप्लाई होगी ना? वो तो कैसे, तो वो स्पेसिफिक फॉर दैट सेक्शन है। ये सुनो, स्पेसिफिक फॉर दैट सेक्शन, अदरवाइज क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 चलेगा। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है, हमें समझ किस तरह चाहिए, दिल्ली जो है इंडिया के किस पार्ट में फॉल करता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ? नॉर्दर्न इंडिया। क्या दिल्ली में साउथ दिल्ली नहीं है? वो क्या, अब दिल्ली के अंदर हम बात करें तो साउथ, आप तो बोले तो नॉर्थ इंडिया। अरे भाई यही सब गड़बड़ करते बच्चे, ये सब करते करते भाई दिल्ली का भी तो अपनी ज्योग्राफिकल, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली भी है, वेस्ट दिल्ली भी है, साउथ दिल्ली भी है, नॉर्थ दिल्ली भी है, लेकिन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये बोल दिया, फिर अगले बोले साउथ। सर अभी तो आप बोल रहे थे नॉर्थ इंडिया में, तो यही सब आप गड़बड़ करते। तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए जितना आप कंसंट्रेशन, देखिए लॉ, मैंने बोला लॉ में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए अगर सीखना। देखिए रट के एग्जाम के क्वेश्चन आंसर मैं इतना गला मेरे को खराब करनी होती है, बहुत आसान काम है वो सब कर ही रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए, एक से एक बंदर उछल रहे हैं वहां पे, वो बंदर ही उछल रहे हैं, पढ़ाते कम है, ये तमाशा करते हैं। ठीक है, उसको बोले पढ़ा ले भाई, पढ़ा ले, पढ़ाना आएगा तब ना पढ़ाएगा, तो ये नौटंकी करनी आती खाली। उसको बोलो कि तुम बोलो 5 घंटे नॉन स्टॉप मुझे बोलने के लिए, एंड इवन विदाउट अ सिप ऑफ वाटर आई कैन स्पीक, एंड वो मैं हार्डकोर लॉ पढ़ाऊंगा 5 घंटे। ठीक है, बिना कुछ देखे, ये नहीं किताबें देख देख के पढ़ा रहे हैं। वो जो कूदते रहते हैं ना, उनको बोलो कि भाई कुछ आएगा तो नहीं आएगा, तो यही सब करते रहोगे, ड्रामे करते रहते। ठीक है, मैं बेटा ड्रामे से जिंदगी नहीं बनती, बता रहा हूं। जिंदगी में कुछ सब्सटेंशियल चीज सीख ली ना, तो वो मैटर करेगा। और जो ड्रामे करने वाले हैं सब तुम्हारे पीछे घूमेंगे। ये चीज तो आप तरीका, अब देख कितना स्मार्ट तरीके से बना। अब ये चीज समझ आ गया आपको, तो आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सेक्शन 2 का क्या मतलब है। अरे विदाउट नोइंग द सेक्शन 2 कैन यू रियली अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट। अच्छा, कंपनी एक बात कर रहा है, कंपनी की डेफिनेशन नहीं पता, और हर जगह कंपनी का मतलब वही लेना जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखा है। हाँ, कोई जगह डिफरेंट हो सकता है, वो अलग बात है, पर ज्यादातर तो वही होगा। अब सोचिए, हमें पता ही नहीं, हम पढ़ रहे कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पता नहीं। मैंने देखा है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की 5 क्लास पढ़ाए थे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का पता नहीं है। कमाल है, वो क्या करे, कहानी से सुना रहे हैं। अच्छा, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा बोलते हैं जो चीज सुनने में दिखने में इजी लगती है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। बता रहा हूं आपको, सुना होगा, हमेशा बोलते हैं सक्सेस का रास्ता हमेशा डिफिकल्ट होता है। ये सुना है ना, ये कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, आपको उस डिफिकल्ट रास्ते ही तय करने पड़ते हैं। और जो लोग हमेशा हल्के रास्ते में, शॉर्टकट, वो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज, जब डिफिकल्ट चीज को आप ओवरकम और उस पर पकड़ बना लोगे, कमांड आ जाएगी, तो अंदर से भी बड़ा अच्छा लगता है यार, कि सारी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं मैं ना, वो रेयर बनिए, रेयर। भीड़ में मत खो, भीड़ में खोने वाले की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है क्या? मैं एक लाइन हमसे बोलता हूं, अच्छा रोज इंडिया में कितने लोग पैदा होते हैं, कितने मर जाते हैं? कोई न्यूज आती है उसकी? अच्छा, कोई बंदा ऐसा जिसके सोसाइटी में बड़ा नाम है, रुतबा है, उसकी डेथ होती है, अखबार में आता है इनके जाने से समाज को बहुत नुकसान हुआ है, बोलते हैं, अब स्पेशल न्यूज बनती है, तो इज नोन बाय नंबर और नेम। तो हम बोलते हैं आप नाम से जाना चाहते हो या नंबर? तो आपकी मर्जी है। आम आदमी नंबर, इतने लोग मर गए, नंबर, उसमें नाम नहीं आता। अब पर्टिकुलर किसी बंदे को नाम से, वो नाम से पहचाने, तो वो देखो अपनी चॉइस है कि जिंदगी में आपको नाम से पहचाने जाना है या नंबर से।
नहीं तो लोग ही लोग पैदा, रोज ही कितने लोग पैदा होते हैं, कितने मर जाते हैं नाम से। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा और भीड़ से अलग सोच बनानी चाहिए। और ये भीड़ जो चल रही है, मौज मस्ती, ये पढ़ाई थोड़ी हो रही है। और मैं तो ये जो ऑनलाइन जब से ये आया, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया। मैं तो ऑनलाइन का निगेटिव इंपैक्ट आ गया है कि साहब बेवकूफ जैसे टीचर इतने आगे मार्केट में, इनको कुछ नहीं आता और पागल की तरह यूट्यूब पे खाली हंगामा मचा रहे हैं। और बताओ ऑनलाइन का बड़ा बैड इफेक्ट सोसाइटी में, खाली टीचिंग में हर जगह है। आज सुबह चांस किया तो मैं अपने बैंक गया था किसी काम के लिए, बैंक के ब्रांच हेड से लेके नीचे तक सारे चपरासी को सबकी लाइन लगा दी मैंने खड़े थे। मतलब क्या बेटा, क्या आपको एक्चुअली किस तरीके से काम करे, कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वही है आजकल, क्या सब चीज डिजिटलाइज हो गया है, सिस्टम में डालेंगे, सिस्टम ले लेगा तो ठीक है। अपने उनका दिमाग में खुद को कुछ क्लैरिटी नहीं है। बोलते सब बोलते थे डिजिटल का एक्चुअली ये भी एक इम्पैक्ट, बैड इफेक्ट है कि सब लोग बुद्धू होते जा रहे हैं। सच बता रहे हैं, लोग बुद्धू होते जा रहे हैं। अच्छा देखिए, हम डिजिटलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, अमेरिका आगे है। अमेरिका के अंदर जाके आप, अगर आप थोड़ा गूगल पे सर्च करना, यूएस के अंदर ये स्थिति आज के दिन, वहां के बच्चे डफर हैं, डफर ऐसे बता रहा हूं। और हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। बताओ वहां के बच्चों को मैथमेटिक्स पहाड़ लगता है, तो बोलते सर हमें भी लगता है, तुमसे वो बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल में, पढ़ के राजी नहीं है। इम्पैक्ट इसका है, टू मच ऑफ एक्सपोजर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड बहुत ज्यादा है, और इसका इम्पैक्ट बहुत खराब है इसका। बोलते हैं आपके दिमाग, अच्छा देखिए आप शायद अब बहुत लोग देखोगे, जैसे कोई किराने की दुकान चला रहा है, हो सकता है उसने 10वीं तक पढ़ाई की हो। अच्छा आप तो उससे ज्यादा एजुकेटेड हो गए ना, इस स्टेज पे भी आप 12वीं पास कर चुके हो, उससे ज्यादा एजुकेटेड हो गए, तो तुमसे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता हूं, और तुम्हें हर चीज के लिए कैलकुलेटर चाहिए। सब्जी वाला तुमसे फास्ट कैलकुलेशन करता है, इसको बोलते हैं मेंटल शार्पनेस बोलते हैं। और टू मच ऑफ डिजिटलाइजेशन का एक इंपैक्ट है, मेंटल शार्पनेस खत्म होती जा रही है, जीरो है। और यही यूएस वगैरह में हुआ है, शुरू से बचपन से क्या हुआ, इतना ज्यादा वो यूज करने के अपना दिमाग ही नहीं चलता है। तो ये चीज सब बैड इफेक्ट आ रहा सोसाइटी में, ठीक है। आपको लगा अपना जो दिमाग है, चाहिए वो मशीन जिसका भी इस्तेमाल कर कुछ करते हैं, वो मशीन आपका हो ना हो, बट कभी ऐसा होता है कि मैं वहां गया, मेरा दिमाग कहीं और रह गया, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो ऐसी जो भगवान ने इतना बड़ा कंप्यूटर फिट करके भेजा आपके साथ, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और जो मजाक में बोला था कि फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में गए, वो नॉलेज को रिप्लेस कर दिया। एक चीज अगर आप, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। कभी कई लोगों मैंने देखा बच्चों को, इतना पढ़ना है, दिमाग फट जाएगा मेरा। तो आपने अपने दिमाग पे खुद ही क्या कर बंदिश लगा रखी है। पता है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट डोंट इवन यूज 1% ऑफ द टोटल पावर ऑफ द ब्रेन। ये बोला जाता है कि साहब 1% भी हम यूज नहीं करते। तो ब्रेन की पावर की चिंता मत कीजिए, इतना याद कैसे याद होगा, इतना पढ़ना। हमने क्या किया, खुद ही रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। ब्रेन की बहुत पावर है। बहुत सोच के देखिए, अगर 1% जो कोई 2-3% कर ले तो जीनियस हो जाएगा वो, और 100% तो छोड़ ही दो फिर तुम। तो ब्रेन को क्वेश्चन मत कीजिए आप, ठीक है। ब्रेन में बहुत कैपेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम क्या, हम यूज ही नहीं करना चाहते, तो क्या जंग लग जाएगा। अच्छा कई बार होता ना, 15 दिन तक हमने किताबों को हाथ नहीं लगाया, तो जो चीज 15 दिन पहले हम आसानी से कर लेते थे, अब हमें उतना आसानी से नहीं, क्या हुआ, ब्रेन को जंग लगने लगा ना। तो मतलब ब्रेन एक ऐसी चीज है, जितना यूज करो उतना शार्प होता है, और जितना कम यूज करो तो क्या, तो उतना ही बेकार। ये वो नहीं कि बचा लो, आगे पता नहीं खत्म हो जाएगा, पूरा अभी यूज कर लेंगे, तो ऐसी चीज नहीं। तो मोर यू यूज तो शार्पर इट बिकम्स। इसलिए अपने इस पे दिमाग ध्यान दीजिए, और ये चीज आपने सॉलिड कर ली तो मतलब कहीं चले जाओ आप, सबके सामने वाला दुनिया वाला सब जगह जीत के आओगे आप। एनीवे, ये क्लियर है सबको, आपको कोई कंफ्यूजन? और ये मैंने सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए नहीं बताया, किसके लिए बताया, एनी एक्ट, कोई भी एक्ट यही पैटर्न होता है। और सेक्शन 2 की क्या रेलेवेंस है मैंने बताया, इंपॉर्टेंस है, और इसको क्या बोलते हैं, जनरल डेफिनेशन बोलते हैं। क्या होते हैं, जनरल डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यहां पे कंपनी की डेफिनेशन देखिए क्या दे रखी है।
कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 20. इट सेज दैट, और सेक्शन 2 में याद रखना क्लॉज बोलना है सेक्शन के बाद, सब सेक्शन नहीं बोलना, अदरवाइज और जगह सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर क्लॉज. देख क्या डेफिनेशन दे रखी है. इट सेज दैट कंपनी, इसको डिफाइन कर रहे, मीन्स अ कंपनी incorporated under this act, that is कंपनीज एक्ट. एक ही बात है. दिस वर्ड जब यूज कर रहे हैं तो किसकी बात करें? कंपनीज एक्ट 2013 के बाद. अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज. Company means a company incorporated under Companies Act 2013 और under any previous laws relating to previous से पहले जो भी कंपनी से रिलेटेड. अच्छा, कई बच्चे अंडर एनी प्रीवियस लॉज, क्या अधूरा है? प्रीवियस लॉज तो कितने सारे हैं. कोई भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बन सकती है क्या? प्रीवियस लॉज तो कुछ भी हो सकते हैं. किससे रिलेट? कंपनी से रिलेटेड पूरी बात लिखनी है, या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एक ही बात. लिखा हुआ आपके नोट्स बुक में, आप नोट करना कर लीजिए, लेकिन लिखा हुआ है आपको. कंपनी मीन्स अ कंपनी. अब देखिए, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज प्रेजेंट एक्ट, और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग कंपनीज एक्ट 1956. अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए इसके अंदर. शुड एक्सप्लेन? लिख लिया सबने? अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए इसके अंदर. एक किसको डिफाइन करें? कंपनी की. हम बोले कंपनी मीन्स अ कंपनी. हम बोले बेटा ए को डिफाइन करो. सर ए मीन्स ए. डज इट मेक एनी सेंस? डज इट मेक एनी सेंस? नो. तो सर ये क्या लिखा हुआ है सर? बताइए, एनीवन को बता सकता है यहां पे क्या डिफरेंस है दोनों कंपनी वर्ड्स जो दो बार यूज हो रहे हैं? ये तो टेक्निकली कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का मतलब, इसको डिफाइन करें पहले जो आ रहा है. यहां कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन. अच्छा बताइए, जनरल सेंस में यहां टेक्निकल कंपनीज एक्ट में जो कंपनी वाली बात नहीं है. अच्छा, डू यू कॉल योर फ्रेंड सर्कल एज द कंपनी और नॉट? आई एम इन अ गुड कंपनी, आई एम इन अ बैड कंपनी. तो वहां कंपनी का मतलब क्या कंपनीज एक्ट में कंपनी बनवाई थी? नहीं. उस सेंस में एसोसिएशन, क्या फ्रेंड्स, एसो ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या उस सेंस में. अच्छा, क्या मैंने बताया? वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. अब तो एक ही सेंटेंस में दो बार कंपनी वर्ड यूज हो रहे हैं. पहले कंपनी का मतलब वो टेक्निकली कंपनी एक्ट में कंपनी जिसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, और यहां मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेट का मतलब यहां फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. इससे एक बात और पता लगती है, क्या कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है? यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. किसके हिसाब से फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हुई? या तो कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो भी कंपनी से रिलेटेड लॉस थे, वो सब क्या है? कंपनी है. वो सब क्या है? कंपनी. यही मतलब हुआ. अच्छा, अभी मैंने आज भी क्लास में रिकैप कराया, तो पिछली क्लास में बताया इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन का मतलब जिसकी सेपरेटली गारंटी थी. बट यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये क्या है, मजाक करते रहते, कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते. इनकॉर्पोरेट बेटा, मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग आपको डिफरेंट हो जाते. कई वजह से ऐसे धीरे धीरे चीजें सब समझ में आएगी. थोड़ा टाइम दीजिए, आप भी पकड़ने लग जाएंगे. कई वजह से आप जैसे पकड़ लेते हमेशा. बेटा 22 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, ठीक है. आपके वैभव सर भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं. आपके वैभव सर जब सीए कर चुके थे, और जब सीएस बाद में उन्होंने की थी, तो सीएस की क्लासेस मेरे से ली थी. तभी से मैं उनके, वो हमारे कांटेक्ट में हम लोग आए. तो 22 साल तो मैं वो पढ़ाते हुए हो गए. उसके पहले मैंने सीएस की, एलएलबी की. तो सोचिए मैं कितनी बार, तो उतने टाइम आप भी उस, तो अभी थोड़ा टाइम, तो आप मेरे लेवल पे 1 सेकंड में कैसे आ जाएंगे? ठीक है, तो घबराओ मत. लेकिन रास्ता मैं बता रहा हूं, आप फॉलो करिए, धीरे धीरे करके आप आएंगे. ठीक है.
यहां पे फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट का था फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड वेयर इधर अंडर द प्रेजेंट एक्ट. द प्रेजेंट एक्ट जो मैंने बताया था ब्रॉडली 1 अप्रैल 2014 से बन गया था 2013 में, लेकिन रूल्स बने थे गवर्नमेंट ने, तो 1 अप्रैल 2014 से मेजरली इफेक्ट हुआ. इसका था 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड जो कंपनी बनी वो किस एक्ट के हिसाब से बनी हुई? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. लेकिन उससे पहले जैसे कोई कंपनी 1950 लेट से कोई कंपनी 1980 में बनी 1980, उस समय कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 1956. वो वहां तो क्या उसके अंदर बनी होगी? कोई कंपनी 1910 में बनी या 1925 से बनी, किसे बनी होगी? इंडियन कंपनीज एक्ट 1918. ये सुनो वो चला. एंड जब आपको 1 अप्रैल 1956 को कंपनीज एक्ट 1956 आ गया था, इसका था जो भी उस समय लॉ कंपनी लॉ चल रहा था उसमें जो बनी वो सब यहां कवर्ड है. ये सुनो. अच्छा, ये डेफिनेशन का यूज क्या है? पूरे एक्ट में कहीं भी कंपनी आएगा तो क्या आपको उसका मतलब क्या लेंगे? चाहे इस एक्ट के अंदर कोई कंपनी बनी हो, चाहे इससे पहले जितने भी लॉज में कंपनी, इसका मतलब एक चीज बताइए. और हां, अगर कंपनी की किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अलग से कोई डेफिनेशन दे रखी है तो वहां पे हम डिफरेंट डेफिनेशन लेंगे, अदरवाइज पूरे एक्ट में हम यही डेफिनेशन चलाएंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, इससे एक बात और पता लगी कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या सिर्फ इस एक्ट में जो बनी उसको रेगुलेट करते हैं या प्रीवियस लॉज कंपनी से रिलेटेड है उनमें भी जो बनी उनको भी रेगुलेट करते हैं? अब ये मल्टीपल टाइम जगह आगे देखिए डेफिनेशन से भी बात आ रही है. अच्छा, ये बात आपको सेक्शन 1 में भी दे रखी थी, लिखा दिस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस. सेक्शन 1 का पहले पॉइंट में भी था, डेफिनेशन से भी पता लग रहा है. और मैंने एक चीज बताया था, सोच के देखिए, एक कंपनी 1980 में बनी किस एक्ट? कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से. ये सुनो 1980 में. अच्छा, अब वो एक्ट क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं. तो इसका अगर सोच के देखिए, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर खाली यहां लिखा था कंपनी मीन्स अ कंपनी एसोसिएट पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000, खाली इतना होता, इसके आगे और अंडर एनी प्रीवियस लॉ ये नहीं होता. अगर नहीं होता इसका क्या मतलब होता? जो इस एक्ट के अंदर जो प्रेजेंट एक्ट है इसमें जो बनी वो तो कंपनी है. अच्छा, जो पहले के एक्ट से बनी कंपनी से रिलेटेड उसमें वो नहीं है यहाँ पे. अच्छा, इसका इस एक्ट के प्रोविजन क्या उन कंपनीज पे लगते जो कंपनीज पुराने एक्ट के हिसाब से बनी? नहीं लगते, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन है पूरे एक्ट में. हम कोई भी सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं उसमें कंपनी को ये करना है, ठीक है, लेकिन वहां कंपनी का मतलब यहां से लेते और इसमें पुरानी कंपनी तो कवर हो नहीं रही. इसका तक क्या वो सेक्शन के प्रोविजन क्या आपको या इस एक्ट के प्रोविजन क्या पुरानी कंपनी पे लगते? नहीं. तो वो तो अनरेगुलेटेड हो जाती कि जिस एक्ट में वो बनी थी वो एक्ट तो खत्म हो गया और जो एक्ट अभी चल रहा है उसकी वहां आप कवर्ड नहीं है और आप उसके प्रोविजन यहाँ पे नहीं लग रहे. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? ये सुनो. इसलिए इन्होंने यहां भी इसका मतलब क्या, आप बने पुराने एक्ट के हिसाब से, इनको कोई नया एक्ट आने से पुरानी कंपनी दोबारा से नहीं बनी है. कंपनी जो बन गई सब बन गई. अब पहले आप पुराने एक्ट के हिसाब से काम काज कर रहे थे, अब आप नए एक्ट के हिसाब से करेंगे. ये सुनो, क्या ये बात मल्टीपल डिस्कशंस में आपको आ चुकी है? ये सुनो, इज दैट क्लियर? इसको एक सिंपल बात हम देखिए. अच्छा, एक कंपनी अगर 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से, ठीक है, अब सो यहां कवर नहीं करते अंडर एनी प्रीवियस लॉ, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जो जन्म देने वाले माता पिता हो तो चल बसे, मतलब एक्ट खत्म हो गया. नए माता पिता ने अडॉप्ट नहीं किया. नए माता पिता कौन है? कंपनीज एक्ट 2013. तो अनाथ हो जाती बेचारी कंपनी. नहीं, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया नहीं लिख के अंडर एनी प्रीवियस, अडॉप्ट कर लिया ना कि साहब तुम भी अब हमारे बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता अब चल बसे, लेकिन अब हम आपके माता पिता हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे. इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, इसका मतलब बनी जिस भी एक्ट से मतलब नहीं है. अब सारी कंपनी किस तरह रेगुलेट होती है? बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, समझ आ रहा है? एक बार फटाफट कंपनी की डेफिनेशन जो लिखी हुई है, आई थिंक सेम डेफिनेशन लिखी हुई है. हाँ, सेम है. सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइंस कंपनी means a company as a company incorporated under this act, that is Companies Act 2013 or under any previous company law or laws relating company. एक ही बात है. प्रीवियस लॉ खाली नहीं, कंपनी लॉ या लॉज रिलेटिंग कंपनी कैसे भी ले सकते हैं. कंपनी वर्ड कौन से लॉ? जो कंपनी से रिलेटेड. इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? जो भी मैंने आज पढ़ाया है इसको अभी टाइम पूरा हो गया, तो अब मैं अगली क्लास में रिवाइज करा के फिर हम कैरेक्टर्स को फीचर्स को डिस्कस करेंगे. एंड एवरीवन प्लीज प्रॉपरली आप रिवाइज करके आइएगा, तो आपको कोई मैं सारी चीज को अप्लाई करूंगा इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ द कंपनी. इज दैट क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट.